हेलो। हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेबस लिखाया था और बुक्स के नाम भी लिखाए थे। तो आपने बुक्स देखी होगी, ले ली होगी। आज अब अपन फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है अप्रोचेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? आर्थिक वृद्धि का क्या कंसेप्ट है, आर्थिक विकास का क्या कंसेप्ट है, वृद्धि और विकास में अपन क्या समझते हैं, अल्प विकास का अर्थ और उसके सूचक क्या क्या हैं, अल्प विकसित देशों के क्या सामान्य लक्षण हैं। तो इन 5 पॉइंट्स में से आज अपन 3 पॉइंट लेंगे। फर्स्ट, आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या कंसेप्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या कंसेप्ट है और ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं? आर्थिक समृद्धि की संकल्पना क्या है। आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं? जनरली अपन क्या समझते हैं? आर्थिक समृद्धि का मतलब कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो एक बहुत नीचे जीवन स्तर पर जी रहे हैं लोग, तो वो एक ऊंचे जीवन स्तर पर आ जाए, वहाँ पर पहुँच जाए। जितना जल्दी हो सके हम एक गरीबी से ऊपर उठ के थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड से रह सकें। कुछ लोग ये कहते हैं आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है कि औद्योगिकरण का होना, कि जैसे जैसे हम कृषि से औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ औद्योगिकरण के साथ साथ वाणिज्यकरण की प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है। लेकिन इस चीज़ को नापना बड़ा मुश्किल है कि औद्योगिकरण कितना हुआ है, वाणिज्यिकरण कितना हुआ है। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को हम थोड़ा कम महत्व देते हैं कि औद्योगिकरण और वर्गीकरण जो है वो कितना हो रहा है। अब आर्थिक समृद्धि अर्थात कुछ लोग क्या कहते हैं, आर्थिक समृद्धि का मतलब सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो। आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है? कुछ लोग क्या कहते हैं कि अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है या जीएनपी बढ़ रही है तो उसको हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अब बात यह है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में डिफरेंस होता है। सकल घरेलू उत्पाद अपने देश की सीमाओं में होता है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद अगर अपने देश के कोई उद्योगपति ने फैक्ट्री दूसरे देश में डाली है और वहाँ उत्पादन हो रहा तो भी उसको हम जोड़ते हैं। तो इसीलिए हमको ध्यान किस पर रखना है इसमें आर्थिक वृद्धि के समय कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि अगर हमारे जैसे सकल घरेलू उत्पाद हमारा 2% बढ़ रहा है और जनसंख्या भी 2% बढ़ गई या उससे भी ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या होगा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे में इसका कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा और ये परिभाषा पर्याप्त नहीं रहेगी। तो इसीलिए आजकल हम क्या देखते हैं, आर्थिक समृद्धि अर्थात प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि। प्रति व्यक्ति उत्पाद का क्या मतलब है कि हम राष्ट्रीय आय में वहाँ की जनसंख्या का भाग दें। तो केवल सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ अब हमको किस चीज़ का ध्यान रखना है? प्रति व्यक्ति उत्पाद का। अब केवल प्रति व्यक्ति आय या उत्पाद बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। हमारा मूलभूत उद्देश्य क्या है? लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। तो इसका मतलब आय बढ़ने के साथ साथ क्या होना चाहिए? उपभोग बढ़ना चाहिए। उपभोग बढ़ेगा तो अपने आप हमारा जीवन स्तर में सुधार होगा। लेकिन कई अल्प विकसित देश क्या करते हैं कि आय बढ़ रही है लेकिन उसमें से ज़्यादा बचा लेते हैं, तो क्योंकि उनको आगे निवेश भी करना है। लेकिन अगर हम निवेश पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो वर्तमान में हमारा जीवन स्तर इतना ऊंचा नहीं होगा। तो इसमें भी जो है हमको क्या ध्यान रखना है कि आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग भी बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं आय और उपभोग बढ़ने के साथ साथ और क्या ज़रूरी है कि संपत्ति और आय का न्यायपूर्ण वितरण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आय भी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, लेकिन उसका वितरण अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो ज़्यादातर लोग क्या रह जाएंगे? गरीब रह जाएंगे।
तो इसीलिए कुछ लोग क्या कहते हैं कि इसको आर्थिक समृद्धि को संपत्ति और आय के न्यायपूर्ण वितरण से भी जोड़ते हैं। तो आजकल जो अर्थशास्त्री है वो अधिकतर क्या कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि किसे मानेंगे कि प्रति व्यक्ति उत्पाद बढ़ रहा हो। अगर प्रति व्यक्ति उत्पाद बढ़ रहा है तो हम क्या मानेंगे कि देश का आर्थिक वृद्धि हो रही है। इस आर्थिक वृद्धि के बाद हम देखेंगे कि आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक वृद्धि का हमने क्या देखा? आर्थिक वृद्धि क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा हो, प्रति व्यक्ति उत्पाद बढ़ रहा हो, तो हम उसको आर्थिक वृद्धि कहते हैं। लेकिन आर्थिक वृद्धि ही पर्याप्त नहीं होती है। हमारा मूलभूत उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को सुधार करना है। तो इसीलिए हमको क्या ध्यान रखना होगा? आर्थिक विकास क्या है। पहले 20वीं शताब्दी तक क्या होता था बच्चों कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों को एक ही चीज़ मानते थे, लेकिन अब नहीं मानते हैं। जहाँ आर्थिक समृद्धि का मतलब घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि के रूप में मापते हैं, लेकिन आर्थिक विकास में हम गुणात्मक पहलुओं पर भी विचार करते हैं। अर्थशास्त्री अब विकास की प्रक्रिया को देख रहे हैं कि कैसे हम विकास कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक। वो ये कहते हैं कि विकास की प्रमुख समस्या गरीबी के सबसे भयंकर किस्मों पर सीधा प्रहार करना है, जैसे गरीबी है, भूखमरी है, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता। ऐसी समस्याओं का समाधान करें हम, तभी हम विकास के मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमको क्या सिखाते थे कि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ा लो, कुल उत्पादन बढ़ा लो, तो ये सब समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन अब हमको इसको क्या करना चाहिए? उलट देना चाहिए। इन समस्याओं का समाधान करो तो राष्ट्रीय आय तो हमारी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो आर्थिक विकास के संबंध में दो तरह के दृष्टिकोण हैं। एक है परंपरागत दृष्टिकोण या परंपरागत विचारधारा। परंपरागत विचारधारा वाले क्या कहते हैं कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था प्रति वर्ष 5 से 7% की दर से बढ़ रही है, वहाँ की जीडीपी क्या हो रही है या सकल घरेलू उत्पाद जो है वो अगर एक प्रति वर्ष 5 से 7% या इससे भी अधिक बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे आर्थिक वृद्धि हो रही है, आर्थिक विकास हो रहा है और वहाँ के उत्पादन और रोजगार की संरचना में ऐसा परिवर्तन हो कि कृषि का हिस्सा तो कम होता जा रहा है और द्वितीयक और तृतीयक मतलब उद्योग और सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वहाँ का आर्थिक विकास हो रहा है। और ये लोग ये बोलते हैं कि अगर जीडीपी को हम बढ़ा दें या सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय को हम बढ़ा दें, तो उसका रिसाव का जो प्रभाव होगा वो ऊपर से चालू होगा, धीरे 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 रिश्ता 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 नीचे के लोगों तक भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये लोग क्या कहते हैं? आय को बढ़ा दीजिए तो उस बढ़ी हुई आय का प्रभाव जो है वो निचले तबके तक भी आ जाएगा। इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट, रिसाव प्रभाव कहते हैं, जिसमें कि आर्थिक विकास का जो लाभ है वो ऊपर से शुरू होगा, जैसे ही आय बढ़ेगी वो धीरे धीरे रिश्ता रिश्ता नीचे तक आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट कहते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण क्या कहता है? एक तो जीडीपी में वृद्धि हो, कितनी 5 से 7% के करीब जीडीपी में वृद्धि हो तो उसे हम आर्थिक विकास कहेंगे, और दूसरा कि कृषि क्षेत्र का हिस्सा धीरे धीरे कम होता जाए और औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाए, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कम हो जाए और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो ये तो है परंपरागत विचारधारा। अब दूसरी है नई विचारधारा या नया दृष्टिकोण। तो क्या हुआ बच्चों कि
जो पहली परिभाषा है, ऐसे हमको लगता है कि काफ़ी अच्छी है कि देश का विकास हो रहा है, आय बढ़ रही है, कृषि का हिस्सा कम हो रहा है, लेकिन ये चीज़ पर्याप्त नहीं है। 20वीं सदी के छठे और सातवें दशक में सभी देशों की सरकारों ने बहुत प्रयास किया, खास तौर से अल्प विकसित देशों की सरकारों ने, कि विकास के लाभ निचले हिस्से तक पहुँचे। लेकिन क्या हुआ, छठी और सातवीं शताब्दी तक, सातवें दशक तक भी अल्प विकसित देशों की लगभग 40% जनसंख्या जो है उसको आर्थिक विकास का विशेष लाभ नहीं मिला। तब 8वें दशक में आर्थिक विकास की परिभाषा को पुनः परिभाषित किया गया और अब आर्थिक विकास के मुख्य उद्देश्य क्या रखे गए? गरीबी दूर करना, बेरोजगारी का निवारण करना और आर्थिक असमानता को कम करना। तो इसको हम क्या कहते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन विथ ग्रोथ का नाम दिया गया। इस परिभाषा में जोर किस पर दिया गया? रीडिस्ट्रीब्यूशन विथ ग्रोथ का नाम दिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रोफेसर डडले सीयर्स के अनुसार कि हम 3 बुनियादी प्रश्नों पर हमको ध्यान देना चाहिए कि क्या गरीबी कम हो रही है, क्या बेरोजगारी का निवारण हो रहा है और क्या अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताएं कम हो रही है। अगर इन तीनों जो प्रश्न है हमारे, इनके उत्तर सकारात्मक है, अगर हमको लगता है कि गरीबी कम हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, आर्थिक असमानताएं कम हो रही है, तो हम कहेंगे कि उस देश में आर्थिक विकास हो रहा है। अन्यथा आय दुगुनी भी हो जाए, प्रति व्यक्ति आय हमारी डबल भी हो जाए, तो उसको विकास कहना अनुपयुक्त होगा। तो डडले सीयर्स क्या कहते हैं? गरीबी कम होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, आर्थिक असमानताएं कम होनी चाहिए। तब उस दशा में हम क्या कहेंगे कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो बच्चों, आपने आर्थिक वृद्धि की परिभाषा देखी, उसका कंसेप्ट देखा, आर्थिक विकास का कंसेप्ट देखा। अब हमको क्या देखना है कि समृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में की जो कंसेप्ट है, इनकी तुलना करनी है। ग्रोथ और डेवलपमेंट एक कॉन्ट्रास्ट इन कंसेप्ट लगते हैं, इन संकल्पनाओं की तुलना करनी है। तो हमने देखा आर्थिक समृद्धि जो है वो क्या है कि एक मात्रात्मक अवधारणा है, एक परिमाणात्मक अवधारणा है। इसमें हम केवल क्या देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है या प्रति व्यक्ति उत्पाद बढ़ रहा है। तो यहाँ हम केवल मात्रा की बात करते हैं, तो इसीलिए ये एक मात्रात्मक अवधारणा है। लेकिन आर्थिक विकास जो है वो क्या है? एक गुणात्मक अवधारणा है। उसमें प्रति व्यक्ति उत्पाद के साथ साथ और क्या देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। किंडलबर्गर ने यहाँ पे बिल्कुल ठीक ही कहा है कि जहाँ आर्थिक समृद्धि का अर्थ उत्पादन में वृद्धि होता है, वहीं आर्थिक विकास का तात्पर्य उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में और वितरण प्रणाली में परिवर्तन होता है। तो किंडलबर्गर क्या कह रहे हैं कि आर्थिक वृद्धि का मतलब उत्पादन बढ़ाना होता है, लेकिन आर्थिक विकास का मतलब उत्पादन तो बढ़ाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था और वितरण प्रणाली में भी परिवर्तन होता है। तो हम देखें किसी भी देश में आर्थिक वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं साथ साथ ही चलती हैं। हमको ऐसा लगता है कि आर्थिक वृद्धि होगी तो विकास भी होगा, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं। कई बार कुछ देशों में क्या होता है कि आर्थिक वृद्धि तो हो जाती है लेकिन आर्थिक विकास नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। क्या चीज़ होगी इसमें कि वृद्धि तो हो रही है लेकिन विकास नहीं हो रहा है। जैसे अरब देश है कि वहाँ पे पेट्रोल निकलता है तो आय तो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ का संरचनात्मक विकास नहीं होता है। तो वहाँ पे एक तरह से क्या होता है? ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। इसी तरह से प्रोफेसर क्लोवेल ने लाइबेरिया का उदाहरण दिया। क्या कहा उन्होंने कि वहाँ पे जैसे विदेशी निवेशकों ने खूब निवेश कर दिया,
तो उत्पादन तो बढ़ गया, आय भी बढ़ गई लोगों की, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था में, वहाँ की संरचना में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आर्थिक वृद्धि तो हुई लेकिन आर्थिक विकास बहुत कम हुआ। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। तो ग्रोथ तो डेवलपमेंट के बिना पॉसिबल है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। बिना ग्रोथ के, बिना राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़े हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, ग्रोथ बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बिना समृद्धि के आर्थिक विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, कुल उत्पादन बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तभी तो हम आर्थिक संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं, लोगों की गरीबी दूर कर सकते हैं, उनकी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, आर्थिक असमानताएं कम कर सकते हैं। तो इन विभिन्न प्रकार के भौतिक लक्ष्यों को अगर हमको प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको आर्थिक वृद्धि बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं है। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ हमको क्या चाहिए, आर्थिक विकास चाहिए। विकास तभी होगा जब आर्थिक वृद्धि के साथ साथ हम अर्थव्यवस्था में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन करें, लोगों की गरीबी पे ध्यान दें, लोगों की बेरोजगारी पे ध्यान दें, आय के वितरण पर ध्यान दें। विभिन्न तत्वों पर जब हम ध्यान देंगे, गुणात्मक चीज़ों पर जब हम ध्यान देंगे, तभी उसको हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। तो आर्थिक वृद्धि और विकास का डिफरेंस बच्चों अब आपको समझ में आया होगा। आर्थिक वृद्धि क्या है कि जब किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी या प्रति व्यक्ति उत्पाद अर्थात पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्थिक वृद्धि हो रही है। लेकिन इस जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के साथ साथ अगर किसी देश की गरीबी कम हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, आय की असमानताओं में कमी हो रही है, तब हम क्या कहेंगे कि वहाँ का आर्थिक विकास भी हो रहा है। ऐसी दशा में जनसंख्या जो है प्राथमिक क्षेत्र पर उसकी निर्भरता धीरे धीरे कम होगी और उद्योग और सेवा क्षेत्रों पर निर्भरता बढ़ती जाएगी। वाणिज्यीकरण भी होगा, औद्योगिकरण भी होगा, अर्थव्यवस्था संपन्न होगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा, भौतिक विकास होगा, तब हम क्या कहेंगे कि वहाँ का आर्थिक विकास हो रहा है। तो अपन ने अभी जो चैप्टर में स्टार्टिंग में 5 पॉइंट लिए थे, उस 5 में से आज ये पार्ट 1 के 3 जो पॉइंट्स है वो हो गए हैं। अब आगे के जो 2 पॉइंट है, अल्प विकास का अर्थ और उसके सूचक और अल्प विकसित देशों की विशेषताएं, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक आप इस फर्स्ट पार्ट जो है इसको पढ़िए, इनके कंसेप्ट्स को देखिए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैंने आपको पीडीएफ में इसके नोट्स भी शेयर किए हैं, उनको देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।